उस वक्त शाम के 7:30 बज रहे थे। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कोई पता नहीं था कि किसकी खुफिया आंख दीवार के किस सुराख में से उस वक्त भी मुझे देख रही हो। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजरता महसूस हो रहा था। सोलमी के पैगाम का मकसद मुझे वहां से खुफिया तौर पर किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना ही हो सकता था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि फोन की घंटी चीख उठी। मैं अपनी जगह से हिल सा गया। धड़कते दिल के साथ फोन को तकने लगा। घंटी मुसलसल बज रही थी। कॉफी का मग मेज पर रखा और ये सोचकर रिसीवर उठा लिया कि कहीं सोलमी का ही फोन ना हो, क्योंकि ये इमरजेंसी की हालत थी। मैंने रिसीवर कान से लगा लिया। इस बार मैंने जानबूझकर हेलो नहीं कहा था। दूसरी तरफ से किसी ने हेलो कहने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उधर वही पुरस्कार खामोशी छाई थी। सिर्फ टेलीफोन करने वाले या करने वाली के सांस लेने की आवाज उस खामोशी में मुखिल हो रही थी। ये उसी पुरस्कार शख्स का फोन था। सांस की आवाज बड़ी नॉर्मल थी। ये आवाज मुझे जानबूझकर सुनाई जा रही थी। इससे मैं यही अंदाजा लगा सका कि ये किसी दरमियाने सेहतमंद जिस्म वाले जवान आदमी की सांस की आवाज है। इस बार पहली मर्तबा मुझे किसी कार के गुजरने की आवाज भी सुनाई दी। ये आवाज दूर से आई थी। इसका मतलब था कि मुझे किसी सुनसान शाहरा पर लगे टेलीफोन बूथ से फोन किया जा रहा है, जिसका शीशे का दरवाजा बंद है। कार के गुजरने के साथ ही दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। मैंने भी रिसीवर रख दिया। ये फोन एन उस वक्त आया था जब मैं अपार्टमेंट से खुफिया तौर पर फरार होने वाला था। मुझे तशवीश लाहक हुई कि यकीनन उन्हें मेरे भागने का इल्म हो चुका है और हो सकता है मुझे मारने की कोशिश की जाए या मेरा पीछा किया जाए। ऐसी सूरत में मेरा वहां से फरार होकर दूसरी जगह जाकर छुपना बेकार था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अजनबी मुल्क का अजनबी शहर था। अपने एजेंट की रहनुमाई के बगैर अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था और अब तो मेरा पीछा भी किया जा रहा था। खामोशी से सोफे पर बैठा वक्त गुजारता रहा। जब मेरी घड़ी ने रात के 9 बजाए तो मैं धड़कते दिल के साथ उठा। एहतियातन मैंने जहरीला सिगार कोट की अंदरूनी जेब में से निकाल कर बाहर वाली जेब में रख लिया, जहां पहले ही से मेरा छोटा सिगरेट लाइटर मौजूद था। ब्रीफकेस उठाया और दरवाजे की गोल हत्थी को आहिस्ता से घुमाया। कॉरिडोर में एक निगाह डाली। फ्लैटों के दरवाजों के दरमियान दूर तक जाती नीम रोशन कॉरिडोर सुनसान थी। मैंने दरवाजा बंद किया और हिदायत के मुताबिक उस लिफ्ट की तरफ बढ़ा जहां से लोग अपना सामान लाते ले जाते थे। ये जरा कुशादा लिफ्ट थी। बटन दबाया। नीचे से घर घर की आवाज के साथ लिफ्ट तीसरी मंजिल पर आई। दरवाजा अपने आप खुला। लिफ्ट खाली थी। मैं तेजी से कदम बढ़ाकर अंदर दाखिल हो गया। मुकर्ररा वक्फे के बाद दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैंने लॉबी का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे उतरने लगी। मैं सोच रहा था कि खुदा करे कि लॉबी का लगेज वाला पोर्शन खाली हो, और ऐसा ही हुआ। लिफ्ट का दरवाजा दोबारा खुला तो मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। यहाँ फर्श पर कालीन नहीं बिछा था। लॉबी का ये अकबी दरवाजा कुशादा था और प्रेशर से खुलता और बंद होता था। बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। स्विमिंग पूल जिस बागीचे में था उसके छोटे से गेट पर एक बल्ब रोशन था। मैं अपने आप को समेटे फ्लैट के आगे से नीचे खिसकाए स्विमिंग पूल के पीछे दरवाजे की तरफ चला। मैं झाड़ियों की दीवार के साथ साथ चल रहा था। आगे घास के कते की छोटी सी चढ़ाई थी। मुझे ऊपर जेली सड़क पर एक छोटी स्याह कार खड़ी दिखाई दी। मैं लंबे लंबे डग भरता कार के पास आया तो अंदर बैठे ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। मैं कार में घुस गया। मेरे अंदर दाखिल होते ही कार का इंजन स्टार्ट हुआ और वो सड़क पर एक तरफ को चल पड़ी। उसकी रफ्तार तेज से तेज होने लगी। सड़क से हटकर जगह जगह छोटे छोटे कॉटेज नुमा मकान बने थे जिनमें रोशनियां हो रही थी। जो शख्स कार चला रहा था उसने गोल सी टोपी पहन रखी थी। जिस्म जैकेट में छुपा था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैं पिछली सीट में कदरे धंस कर इस तरह बैठा था कि पीछे से मेरा सर दिखाई न दे। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती एक हाईवे पर आ गई। यहाँ गाड़ियां तेज रफ्तारी से आ जा रही थीं। हाईवे पर कुछ देर चलने के बाद मेरे ड्राइवर ने उसे बाएं जानिब दूसरी लेन पर उतार दिया। फिर आखिरी लेन पर आ गया। मैं समझ गया कि वो बाएं तरफ मुड़ने वाला है और फिर 2-3 मील आगे जाकर कार बाएं जानिब मुड़ गई। मैंने सर घुमाकर शीशे में से पीछे देखा। कोई गाड़ी हमारे ताक़ुब में नहीं आ रही थी। मुझे कदरे इत्मीनान हुआ। कार उस वक्त ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक वीरान सड़क पर दौड़े जा रही थी। यहाँ अंधेरा था। ड्राइवर ने गाड़ी की बत्तियां बुझा रखी थी। गाड़ी एक नशेब में कच्चे रास्ते में कंकरियां उड़ाती दौड़ी जा रही थी कि अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। मैं उछलकर अगली सीट की पुश्त से जा टकराया। ड्राइवर घबराई हुई आवाज में बोला, उतर कर भागो। ये कहते ही दरवाजा खोल कर ड्राइवर बाहर निकला ही था कि तड़ाके की आवाज के साथ दरख्तों में से एक गोली आकर ड्राइवर को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने दूसरी साइड का दरवाजा खोलकर अपने आप को बाहर गिरा दिया। फिर अंधेरे में उठकर दरख्तों की तरफ भागा। ऐन उसी वक्त मेरा जिस्म टॉर्च की रोशनियों में नहा गया और 4 आदमी दरख्तों के पीछे से छलांगे लगाकर मेरे सर पर पहुंच गए। उन्होंने आते ही मुझे इस तरह दबोच लिया कि मैं कोई भी हरकत नहीं कर सकता था। 2 स्टेन गन्ने मेरी गर्दन से लगी हुई थी। एक आदमी ने फौरन नायलॉन की रस्सी से मेरे हाथ पीछे बांध दिए। अब तक उनमें से किसी ने कोई बात नहीं की थी।
उनका लिबास जैकेट जीन्स पर मुश्तमिल था, सर नंगे थे। वो मुझे खींचते हुए नीचे कच्ची सड़क पर ले आए। कार की दूसरी तरफ दरवाजे के आगे मेरे ड्राइवर की लाश औंधी पड़ी थी। अब मैंने देखा कि उन लोगों ने सड़क पर दरख्त डालकर रास्ता बंद कर दिया था। मैंने हिम्मत करके इब्रानी जबान में एहतजाज किया कि मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। 2 आदमी स्टेन गन्ने लिए आगे आगे और 2 स्टेन गन्नों वाले मेरे दाएं बाएं चल रहे थे। मेरे बाएं जाने वाले आदमी ने उल्टे हाथ का एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। मैं बौखला गया, खून खौल उठा, मगर मैं उस तमाचे का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। खून के घूंट पीकर रह गया। तमाचे की आवाज पर आगे वालों ने मुड़कर देखने की भी जहमत गवारा न की। उनमें से एक ने टॉर्च रोशन कर रखी थी। हम सड़क से हटकर दरख्तों में चल रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि जरूर हमारा ताकुब किया जा रहा था, और जब हमारी गाड़ी हाईवे छोड़कर बाएं जानिब के जंगल की सड़क पर उतरी तो ताकुब करने वालों ने वायरलेस पर आगे छुपे हुए उन 4 आदमियों को खबर कर दी होगी जिन्होंने सड़क पर दरख्त का तना लुढ़का कर रास्ता बंद कर दिया, और यूं हम उनके नरगे में फंस गए। मेरा ब्रीफकेस एक आदमी ने उठा रखा था। ये लोग जंगल में दरख्तों के दरमियान बने हुए लकड़ी के एक बोसीदा और वीरान मकान में ले आए, जहाँ लकड़ी के खाली फर्श के दरमियान में लोहे की 3 कुर्सियां पड़ी थीं। मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मेरे हाथ खोल दिए गए। अगर उन्हें मालूम होता कि मैं एक तजुर्बाकार कमांडो हूँ तो शायद वो ऐसा न करते, लेकिन मेरा कमांडो तजुर्बा भी वहाँ मेरे काम नहीं आ सकता था, क्योंकि 2 आदमी मुझ पर स्टेन गन्ने ताने मुझसे 3 कदम के फासले पर खड़े थे। छत के साथ एक तार से लटका हुआ धीमी ताकत का बल्ब पहले ही जल रहा था। यहाँ मेरे ब्रीफकेस की तलाशी ली गई। एक जहरीला सिगार मेरे कोट की बाहर वाली जेब में था और बाकी 3 सिगार ब्रीफकेस में थे। उन्होंने ब्रीफकेस को फर्श पर उलट दिया और एक एक शय को उलट पलट कर देखा। सिगार देखकर एक ने सूंघा, दूसरे ने इब्रानी जबान में कहा, अपना काम करो। उसने सिगार फर्श पर फेंक दिए और खाली ब्रीफकेस को ठोकर मारते हुए बोला, इसमें कुछ नहीं है। ब्रीफकेस में मेरी कारोबारी फाइल के कागजात को भी उन्होंने गौर से पढ़ा, मगर वो सारे के सारे कारोबारी खतूत थे जिन्हें बड़ी महारत से तैयार किया गया था कि बिल्कुल असली लगते थे। मेरा इसराइली पासपोर्ट मेरी जेब में था, उसे भी तलाशी के दौरान निकाल कर देखा गया। उनमें से एक आदमी की छोटी छोटी मूछें थीं। वो स्टेन गन कांधे पे रखे गर्दन टेढ़ी करके मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। बाकी तीनों उससे ऑर्डर लेते थे। मेरी जेब वाला सिगार भी बाहर निकाल कर देखा गया और उसे भी फर्श पर फेंक दिया गया। मैंने सिगारों की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी कि कहीं उन्हें शक न पड़ जाए। शक्ल सूरत से ये दहशतगर्द लगते थे। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत तारी कर रखी थी, जैसे मेरे साथ सरासर ज्यादती हो रही हो। मैंने छोटी छोटी मूछों वाले की तरफ देखकर वजाहती अंदाज में कहा कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मेरा ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से नहीं है। इस पर उस आदमी ने एक सेकंड के अंदर अंदर स्टेन गन का रुख मेरी तरफ कर दिया और गैज़ो गज़ब से लरसती हुई आवाज में अरबी में कहा, काश मैं तुम्हें इसी वक्त शूट कर सकता, लेकिन मुझे इसकी इजाजत नहीं है। तुम कौन हो, हमें इसकी अच्छी तरह खबर है। फिर उसने अपना पाँव मेरी कुर्सी के बाजू पर रख दिया और मेरी तरफ झुक गया और इब्रानी में बोला, मैं जानता हूँ तुम अरबी के अलावा इब्रानी भी रवानी से बोल लेते हो। तुम्हारा इंतखाब भी इसलिए किया गया है, मगर जिन लोगों ने तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है वो ये भूल गए थे कि इसराइली इंटेलिजेंस का जाल मिस्र से लेकर इराक, शाम और उर्दन तक फैला हुआ है। मैं तुम्हें एक बड़ा ही मुफीद मशवरा दूंगा। अभी हमारे अफसर तुमसे पूछगिछ करने आ रहे हैं। अगर तुम साफ साफ उन लोगों को नाम बता दो जो इसराइल में हमारे खिलाफ खुफिया तकरीबी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मिस्र की सरहद अपनी हिफाजत में पार करवा दी जाएगी। मैंने कोई जवाब न दिया, अपना सर झुका लिया। उसने स्टेन गन की नाल से मेरी ठोड़ी ऊपर करके कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आहिस्ता से इब्रानी जबान में ही जवाब दिया कि मैं किसी मुल्क का जासूस नहीं हूँ, बल्कि इसराइल का एक शरीफ शहरी हूँ और मेरा नाम डेविड एरन है। एक और जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा और मैं जवाबी हमला करते करते रुक गया। मुझे आज भी याद है कि मैंने उस वक्त इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा किया था। मेरे हाथ खुले थे। मैं कम से कम उस छोटी मूछों वाले यहूदी दहशतगर्द को जरूर हल्का कर सकता था, लेकिन उसके बाद मेरी मौत भी यकीनी थी। चुनाचे मैं एक बार फिर खून के घूंट पीकर रह गया। मूछों वाले यहूदी ने अपने साथियों को लिया और गिराजनुमा कमरे के बड़े दरवाजे में से जाकर उनसे आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। मैं उनकी गुफ्तगू समझ न सका। फौरन ही मुझे रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ जकड़ दिया गया। 3 आदमी चले गए। उनमें से एक अध खुले दरवाजे में बैठकर सिगरेट के कश लगाने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। ये इसराइली सीक्रेट सर्विस के आदमी थे। उन्हें किसी न किसी तरह मेरे बारे में मुखबरी कर दी गई थी। मैं उनकी गिरफ्त में आ गया और थोड़ी देर बाद उनके आला अफसर मुझसे पूछगिछ करने आने वाले थे। जाहिर था कि अगर मैं कुछ बताता या न बताता तो भी ये लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे नहीं। मेरी मौत यकीनी थी। यही एक मौका था कि मैं अगर होशियारी से काम लूं तो यहाँ से फरार हो सकता हूँ। मैंने अपने पहरेदार इसराइली दहशतगर्द की तरफ देखा। अध खुले दरवाजे के बाहर रात की तारीकी फैली हुई थी। इसराइली
इसराइली दहशतगर्द अपनी स्टेन गन गोद में रखे दरवाजे से टेक लगाए बैठा बड़े मजे से सिगरेट पी रहा था। मौत लम्हा ब लम्हा मेरे करीब आ रही थी। मैंने एक्शन शुरू कर दिया और दहशतगर्द की तरफ मुखातिब होकर इब्रानी में कहा, मेरे दोस्त, मैं तो मर रहा हूँ क्योंकि मेरा राज खुल गया है। मुझे अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं रही। मेरी एक ही इकलौती बेटी है, मेरे बाद उसका कोई सहारा नहीं होगा। दहशतगर्द ने बाहर थूकते हुए गुस्से में कहा, खामोश रहो। अब मैंने तुरुप का पत्ता फेंका। मैंने मिन्नत करते हुए कहा, मेरे भाई, अगर तुम मेरे मरने के बाद मेरे 2 लाख अमरीकी डॉलर में से 1 लाख डॉलर किसी तरह मेरी बेटी को पहुंचा दो तो मैं बाकी 1 लाख डॉलर खुशी से तुम्हें दे दूंगा। अमरीकी डॉलरों का नाम सुनकर दहशतगर्द ने घूम कर मेरी तरफ देखा और देखता ही रह गया। मैंने फौरन ही कहा, हाँ मेरे भाई, यकीन करो, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा। मेरे मरने के बाद जब तुम खुद मेरी बताई हुई खुफिया जगह पर जाकर ब्रीफकेस को जमीन से खोद कर निकालोगे तो तुम्हें उसमें रखे हुए ये 2 लाख डॉलर 100 डॉलर के अमरीकी नोटों की शक्ल में मिलेंगे। मैं तो मर चुका हूँगा, मैं तुमसे झूठ बोलकर क्या करूंगा। उसने सिगरेट बाहर फेंका और स्टेन गन हाथ में लिए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने उसी आजिजाना लहजे में उसकी मिन्नत की कि तुम्हें तौरात की कसम, मुझसे वादा करो कि 2 लाख डॉलर में से 1 लाख मेरी बेटी को पहुंचा दोगे। फिर मैं अदाकारी करते हुए आंखों में आंसू भर लाया और अपनी फर्जी बेटी को याद करके 2-3 सिसकियां भरी। दहशतगर्द ने मुझे गाली देकर कहा, ये बकवास बंद करो, बताओ डॉलर तुमने किस जगह रखे हैं। मैंने कहा, वादा करते हो कि मेरी बेटी को 1 लाख डॉलर जरूर दोगे। जवाब देने की बजाय वो लंबे लंबे डग भरता दरवाजे तक गया, झांक कर इधर उधर देखा, फिर तेजी से मेरे पास आया और बोला, अब मैं वादा करता हूँ, लेकिन पहले मुझे वो जगह बताओ जहाँ तुमने डॉलर छुपा रखे हैं। मैंने एक ठंडा सांस भरा और बोला, मुझे कागज पेंसिल कहीं से ला दो, मैं तुम्हें कागज पर उस जगह का नक्शा बनाए देता हूँ जहाँ 2 लाख डॉलर चट्टान के नीचे दफन है। उसने मेरा सीधा हाथ रस्सी से निकाल दिया और जेब से एक छोटी सी नोटबुक मेरे सामने रख दी। उसके साथ एक नन्ही सी पेंसिल भी लटक रही थी। मैंने नोटबुक को खोला और दहशतगर्द की तरफ देखा। मेरे भाई, मैंने शाम से कोई सिगार नहीं पिया। वो सामने फर्श पर मेरे सिगार पड़े हैं, उनमें से एक सिगार पीने की इजाजत दो ताकि मैं ताजा दिमाग होकर तुम्हें नक्शा बनाकर दे सकूं। दहशतगर्द को भला इस पर क्या एतराज हो सकता था, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि जिस सिगार को वो महज एक बेजरर सिगार समझ रहा है, हकीकत में वो उसकी मौत का परवाना है। उसे इस तरफ से इत्मीनान था कि मैं भाग कर कहीं नहीं जा सकता। उसे ये भी मालूम था कि मेरी मौत यकीनी है और हो सकता है कि मैं वाकई मरने से पहले अपनी जमा पूंजी अपनी बेटी के हवाले करना चाहता हूँ। उसको गुस्सा मेरी इस हरकत पर आ रहा था कि मैं देर कर रहा था। उसने फर्श से सिगार उठाकर मेरे मुंह में ठूंस दिया और जेब से माचिस निकाल कर बोला, एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने किसी दूसरे अफसर से इस बात का जिक्र किया तो किसी को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आएगा और तुम्हारा बनाया हुआ ये नक्शा मैं थोड़ी देर बाद ही जाया कर दूंगा। लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को 1 सेंट भी नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी बेटी को अगवा करके बुर्दा फरोशों के हाथ बेच दूंगा। सिगार मेरे मुंह में था। उस दहशतगर्द की मौत का सिग्नल डाउन हो चुका था। मैंने बस इतना ही कहा कि मैं किसी दूसरे से इसका जिक्र करके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। दहशतगर्द ने माचिस जलाकर मेरा सिगार सुलगा दिया। वो मुझसे 1 कदम के फासले पर खड़ा था। वो मेरे सिगार की जहरीली फुआर की बराह रास्त जद में नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी सिगार के 3 कश लिए। चौथे कश के बाद सिगार के अंदर कैप्सूल में भरा हुआ जहर हरकत में आने लगा। मैंने दहशतगर्द से कहा, मेरे करीब आ जाओ ताकि मैं नक्शा बनाते हुए तुम्हें समझाता भी जाऊं। डॉलरों की लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मेरी तरफ से उसे वैसे भी इत्मीनान था, क्योंकि मैं एक तो सिवाय एक बाजू के सहारे के सारा रस्सियों से बंधा हुआ था, दूसरे निहत्ता भी था और तीसरे स्टेन गन उसके पास मौजूद थी। वो मेरे करीब हो गया। अब उसकी पोजीशन ये थी कि वो पंजों के बल मेरी कुर्सी के पहलू में बैठा हुआ था और उसका चेहरा नोटबुक पर था जो मैंने अपने घुटने पर रखी हुई थी। उसने झल्ला कर कहा, ये सिगार अब मुझे पकड़ाओ और नक्शा बनाओ। मैं भला सिगार उसे दे सकता था। उसकी समाजत करते हुए कहा, बस 1 कश और लगा लूं। मैंने चौथा कश लगाया। मुंह से धुआं निकालते ही सिगार का रुख दहशतगर्द के चेहरे की तरफ किया और बोला, अब तुम सिगार ले सकते हो। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने सिगार को दरमियान से दबा दिया। सिगार के अंदर तंबाकू के पत्तों में लिपटे हुए साइनाइड के जहरीले महलूल के कैप्सूल पर दबाव पड़ा। सिगार में से नजर न आने वाली मोहलक फुआर निकलकर दहशतगर्द के चेहरे पर पड़ी। जहरीले सिगार के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। ये KGB की खास इजाद थी और मेरे पास सीक्रेट सर्विस के जराये से पहुंचे थे। इनमें आला तरीन टेक्नोलॉजी की महारत से एक कैप्सूल बंद होता है। इस कैप्सूल में साइनाइड जहर का महलूल भरा होता है, जो दुनिया का तेज तरीन, मोहलक तरीन और इंतहाई सरीउल असर जहर है। सिगार की हल्की सी आंच लगने के बाद जब उसे दरमियान से दबाया जाता है तो उस
उसमें से जहरीली फुहार निकलकर सामने खड़े आदमी पर पड़ती है। इस जहर को इस तरीके से ब्लेंड किया गया था कि कपड़ों में से जिस्म के मसामों में घुसकर इंसान के जिस्म को मफलूज कर देता है। इंसान सेकंड के 1000वें हिस्से में मर जाता है। और सबसे अनोखी बात यह है कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी पोस्टमार्टम के बाद सिवाय इसके किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता कि मौत हरकत कल्ब बंद होने से वाक़ हुई है। चुनांचे जब मेरे हाथ में पकड़े सिगार में से साइनाइड जहर की फुहार इसराइली दहशतगर्द के चेहरे पर पड़ी तो वो पंजों के बल बैठे बैठे दूसरी तरफ को झूल कर गिर गया। वो मर चुका था। मैंने जलते हुए सिगार की मदद से दूसरे बाजू की रस्सी को जला डाला, फिर सिगार को कुर्सी के हत्थे से रगड़ कर बुझाया, उसे जेब में डाला और टांगों की रस्सियां खोल दी। अब मैं आजाद था। तेजी से उठकर फर्श पर बिखरे हुए बाकी 3 सिगार और लाइटर उठाए, कारोबारी कागजात की फाइल को दूसरे कपड़ों के साथ रखकर लाइटर से आग लगाई और दहशतगर्द की जेब की तलाशी ली। बटवे में 50 इसराइली डॉलर थे। मैंने उन्हें अपनी जेब में रख लिया। मेरी फाइल के कागजात और कपड़े वगैरह जलने लगे थे। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि दहशतगर्द की स्टेन गन अपने साथ ले जाता। मैं छलांग लगाकर उस बोसीदा गिराज नुमा मकान से बाहर निकला और दरख्तों के अंधेरे में इस तरफ दौड़ने लगा जिधर से ये लोग मुझे अगवा करके लाए थे। दरख्तों में अंधेरा था। मैं ढलान के गढ़ों को फलांगता आन की आन में उस सड़क पर पहुंच गया जहां स्याह गाड़ी के पास मेरे ड्राइवर की लाश वैसी की वैसी पड़ी थी। मैंने वापस हाईवे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक अजीब किस्म की बेबसी और अजनबियत का एहसास हो रहा था। भागा भी जा रहा था और सोच भी रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये शहर न सिर्फ ये कि मेरा दुश्मन था बल्कि मेरे लिए अजनबी भी था। सॉलमी के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। न जाने वो किस हालत में होगी। ऐन मुमकिन था कि इसराइली पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर चुकी हो। यह भी मुमकिन था कि उसे दुकान के अंदर ही हलाक कर दिया गया हो। बहरहाल मैं वहां नहीं जा सकता था। उस शहर में मेरा कोई मददगार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। जंगल की उस वीरान सड़क से निकलकर हाईवे के करीब आया तो एक जगह छुप कर बैठ गया कि जरा दम ले लूं। अगरचे सादिया ने मुझे फोन न करने की हिदायत की थी, लेकिन ये इमरजेंसी थी। मैंने यही फैसला किया कि हाईवे पर कोई टेलीफोन बूथ ढूंढकर उसे यरूशलेम फोन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास मेरा पासपोर्ट और इसराइली शनाख्ती कार्ड भी मौजूद था। मुझे बताया गया था कि अगर कभी इसराइल में किसी हाईवे के बूथ से ट्रंक कॉल करनी पड़ जाए तो उसका तरीकाकार क्या है। मैं ज्यादा देर उस इलाके में नहीं रहना चाहता था। मैं उठकर हाईवे पर आकर खड़ा हो गया। जिस तरफ से मैं आया था उधर से किसी वक्त कोई गाड़ी या बड़ा ट्रक आ जाता। मैं अंगूठे से आगे की तरफ इशारा करने लगा। इसका मतलब था कि मुझे लिफ्ट की जरूरत है। कई गाड़ियां मुझे उम्मीद करती गुजर गईं। आखिर एक वैगन सड़क से उतरकर रुक गई। मैं दौड़कर आगे गया। ड्राइविंग सीट पर एक बूढ़ा बैठा था। उसने सर बाहर निकाल कर इब्रानी में कहा, ऊपर आ जाओ। मैं शुक्रिया अदा करते हुए उसके साथ वाली सीट पर रखे प्लास्टिक के लिफाफों को एक तरफ हटाकर बैठ गया। वैगन एक बार फिर हाईवे पर चढ़ी और पूरी रफ्तार से चल पड़ी। बूढ़े ने पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। मैं उसे क्या बताता। मैं तो वहां से दूर, बहुत दूर निकलना चाहता था। मैंने जवाब में उसे बताया कि मेरी गाड़ी का साथ वाली सड़क पर ब्रेकडाउन हो गया है और मैं आगे किसी टाउन में जाकर रात बसर करना चाहता हूँ। बूढ़े ने ताज्जुब से कहा, क्या तुम इस शहर में नए हो? मैंने कहा, हाँ, मैं यरूशलेम में बिजनेस करता हूँ। उसने कोई जवाब न दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, 30 किलोमीटर के बाद ब्रिज टाउन का कस्बा आता है। वहाँ तुम्हें किसी होटल में रात गुजारने को बिस्तर मिल जाएगा। फिर राजदारी से कहने लगा, होशियार रहना, ये होटल वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते हैं। और खीखी करके खुद ही हंसने लगा। हाईवे बिल्कुल साफ थी। वैगन 80 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। करीबन आध घंटे के बाद मुझे दूर हाईवे की एक जानिब ब्रिज टाउन कस्बे की जलती हुई बत्तियां नजर आईं। बूढ़े ने ब्रिज टाउन के मोड़ पर वैगन रोक दी। मैंने शुक्रिया अदा किया और वैगन से उतर गया। अब हाईवे बूथ से सादिया को टेलीफोन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं उसे किसी होटल से ही फोन कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।